हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, 12th के लिए बोर्ड एक्सप्रेस में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी है, जिसमें कल की वीडियो में आपने नेम रिएक्शन पार्ट फर्स्ट देखा, जिसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन की कुछ नेम रिएक्शंस जैसे हमने ग्रुप प्रोसेस, डायजीन्स प्रोसेस, सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस को, रासिक प्रोसेस वगैरह हमने देख लिया था। आज भी हेलो एल्केन हेलो एरीन से ही हम शुरू करते हैं, बट आज की रिएक्शन में आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है बेटा, कल आपने 10 रिएक्शंस देखी थी, 11th रिएक्शन है जैसे आज की नेम रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड की क्रिया। तो ये रहा एल्किल हैलाइड RX आप लिखते हो, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओगे। यहां पे आप लेंगे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लेंगे। एक बात गौर करने वाली है कि जब हम मेटल्स को कोवैलेंट बॉन्ड प्रोवाइड करने वाले होते हैं, सहसंयोजी बंध से जोड़ने वाले होते हैं, तो यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति, ड्राई ईथर की उपस्थिति जरूरी होती है बेटा। जैसी जितनी भी ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें कोई ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन रहा हो, कार्ब धात्विक यौगिक बन रहा हो, मतलब कार्बन के साथ कोई धातु कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ रही हो, कार्बन के साथ कोई मेटल जो है कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ रही हो, तो वहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहती है। अब ये बनेगा RMgX, है ना। ऐसे ही आप लिखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल CH3Br मान लो है, ये मेथिल ब्रोमाइड है। इस पर आपने मैग्नीशियम का एडिशन कराया, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या होने वाला है? ये बन जाएगा CH3MgBr। इसको आप क्या नाम दोगे? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको आप क्या नाम दोगे? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई एरिल ग्रुप रहता, एरिल हैलाइड रहती, एरिल हैलाइड पर भी आप मैग्नीशियम का एडिशन कराओगे, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ARMgX। अब इसमें जैसे आपने RMgX लिखा है, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है और ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है। जब आप रिएक्शन आगे यूज करेंगे तो लिखेंगे आप इस तरह से। जैसे मान लो यहां पर हमने फेनिल क्लोराइड ले रखा था, बेंजिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन जिसको आप बोलते हो, इसका Mg से आपने रिएक्शन कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्लोरोबेंजीन को आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको मिलेगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। ये जितने भी आप देख रहे हो RMgX चाहे ARMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ये है एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ये दोनों ही कंपाउंड बोले जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का कंपाउंड है। आपके तमाम रिएक्शंस में आप इसको पाओगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अलग से आप पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है या फिर एरिल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। और वो ये किस टाइप के कंपाउंड है? ये है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक, मतलब ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन एक मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये आपने पहली रिएक्शन आज के क्लास की देखा, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एथिल ब्रोमाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो आप इन रिएक्शंस में से फॉलो कर लेंगे कोई, है ना। अब बात आती है कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो 11th के कोर्स वाइज आपको मैंने जब एल्केन पढ़ाया होगा, 11th के वीडियोस आपने हो सकता है देखा हो, उसमें हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस डिस्कस की थी जो यहां पर रिपीट हो रही हैं, है ना। जैसे
इसके बाद रिएक्शन है बेटा वुड्स रिएक्शन, वुड्स क्रिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है बेटा, आपके कोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग, 3 रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आप एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स लेते हो, जैसे हमने RX एंड XR डैश ले लिया। कहने का ये मतलब है ये जो एल्किल ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब यहां आपने मेथिल लिया, यहां भी चाहो तो मेथिल ले लो, यहां आपने मेथिल लिया, यहां आप एथिल ले सकते हो। बाउंडेशन नहीं है कि दोनों ही एल्किल ग्रुप सेम हो। तो आपने 2 मोल एल्किल हैलाइड लिए, इसको आप रिएक्ट कराते हो सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, फिर वही चीज ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, है ना। क्या होगा, यहां से हैलाइड सोडियम के पास, यहां से हैलाइड सोडियम के पास, आप देख रहे हो 2NaX बाहर चला गया, और R एंड R डैश जब बॉन्डिंग करेंगे तो ये बन गया एल्केन। तो ये एल्किल हैलाइड था, ये भी एल्किल हैलाइड था, आपको मिल रही है एल्केन। आपसे पूछा गया कि वुड्स क्रिया क्या है, या आपसे बोला गया भाई एक शॉर्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, वुड्स जब क्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड reacts with sodium metal in presence of dry ether then we get alkane। जब 2 मोल एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है और क्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। लैंग्वेज भी आप ऐसे ऐड कर दोगे, है ना। एग्जांपल देखो बच्चों, हमने लिया CH3Br, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया, दूसरा मोल भी हमने BrCH3 ही ले लिया, C2H5 भी ले सकते थे, बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, इनको पैक कर दिया एक जगह, यहां प्रेजेंस ड्राई ईथर, हिंदी वाले यहां शुष्क ईथर लिख देंगे, CH3 या इसको आप क्या कर सकते हो C2H6 प्लस 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, और ये मेथिल ब्रोमाइड से ये क्या था, ये था मेथिल ब्रोमाइड, और आपको क्या मिल गया, एथेन मिल गई। क्लियर, तो ये रिएक्शन रही, वुड्स रिएक्शन हो गई है। इसके बाद बात आती है फिटिंग रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में क्या है, एल्किल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन में एरिल हैलाइड, और वुड्स फिटिंग में क्या, 1 मोल एल्किल हैलाइड, दूसरा मोल एरिल हैलाइड। इसकी वीडियोस आपको पहले भी प्रोवाइडेड थी, अब तक आपने जरूर पढ़ा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट 13th रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग क्रिया। फिटिंग क्रिया में क्या है बच्चों, हमने बात की कि इसमें एरिल हैलाइड के दोनों ही मोल्स किसके रहेंगे, एरिल हैलाइड के मोल्स रहने वाले हैं। जैसे यहां पे ArX प्लस 2Na प्लस XAr या AR डैश, मतलब जैसे ये बेंजीन रिंग हो, फेनिल रिंग, या फेनिल पे कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी हो, है ना। ड्राई ईथर आपने लिया, इनको पैक कर दो एक में, सोडियम हैलाइड निकल गया, NaX निकल गया, और क्या हुआ, AR बॉन्ड AR, एरीन बन गई बेटा, बेंजीन के डेरिवेटिव्स मिल गए आपको यहां पे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे हमने ब्रोमोबेंजीन ले लिया, या इसको आप बोलते हो फेनिल ब्रोमाइड, हिंदी वाले भी इंग्लिश में ऐसे नाम लिख सकते हैं, कंपाउंड्स का नाम आप इंग्लिश में लिख सकते हो एग्जाम में अपने, है ना। फेनिल ब्रोमाइड लिया, सोडियम मेटल के साथ इसको ट्रीट करो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हाट वी गेट, यहां से 2NaBr बाहर, बाई प्रोडक्ट इज NaBr,
और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गई कुछ इस ढंग से। ये एक फेनिल रिंग रही और फिर ये दूसरी फेनिल रिंग, इसका नाम क्या हो गया, बाइफेनिल या फिर डाइफेनिल। तो ये एरीन बन गई। तो फिटिक क्रिया आपसे पूछ दिया गया, तो इसका क्या है कि जब 2 मोल एरिल हैलाइडों की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमको एरीन प्राप्त होती है और अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। व्हेन 2 moles of aryl halide are treated with sodium metal in presence of dry ether, then we get arene and the reaction is known as Fittig reaction। हो गया। अब इसके बाद बात आती है वुर्ज फिटिग रिएक्शन की। वुर्ज फिटिग क्रिया क्या है, 14th रिएक्शन। वुर्ज फिटिग रिएक्शन, वुर्ज फिटिग क्रिया। वुर्ज फिटिग क्रिया क्या है, इसमें क्या है, आप एक मोल लोगे एल्किल हैलाइड का और दूसरा मोल आप लेंगे एरिल हैलाइड का, और रिएक्शन वैसी है, बस यहाँ पे एक एल्किल है और एक एरिल है। तो आपको ना एल्केन मिलेगी ना ही एरिन मिलेगी, बल्कि एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरिन मिलेगी। मतलब बेंजीन रिंग होगी और उस बेंजीन रिंग पर आपको एक एल्किल ग्रुप दिखेगा, CH3, C2H5, C3H7। जैसी आपने एल्किल हैलाइड ले रखा था वैसी आपको एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरिन मिलने वाली है। तो देखो क्या है, यहां पे RX प्लस 2Na प्लस XAR ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। यहां से क्या हुआ, 2NaX और यहां पे RAR, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरीन, एल्किल व्युत्पन्न, एल्किल प्रतिस्थापित एरीन प्राप्त हो गई आपको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने लिया CH3 Br प्लस 2Na प्लस Br, ये हमने ब्रोमोबेंजीन ले लिया, फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन जिसको आप बोलते हो, है ना। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, 2NaBr आपने निकाल दिया, आपको क्या मिला, ये CH3 यहां जुड़ गया। आप ऐसे दिखा दो, मेथिल बेंजीन, ये क्या हो गया, मेथिल बेंजीन। आप जानते हो इसी को हम बोलते हैं क्या, टॉलुइन। तो ये हो गया, टॉलुइन बन गया। क्लियर। तो ये रही वुड्स फिटिग क्रिया। वुड्स फिटिग क्रिया क्या है, जब एक मोल एल्किल हैलाइड और एक मोल एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल प्रतिस्थापित एरीन प्राप्त होती है और क्रिया वुड्स फिटिग क्रिया कहलाती है। व्हेन 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड and 1 mole of aryl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, then an alkyl substituted arene is formed and the reaction is called Wurtz-Fittig reaction, like that। हो गया। अब इन्हीं के जैसी एक रिएक्शन और है बेटा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सब कुछ ऐसा ही है, बस फर्क ये है कि यहां पर सोडियम मेटल की बजाय जिंक मेटल ली जाएगी। सारा कुछ प्रेजेंस ड्राई ईथर की ही, एल्किल हैलाइड के आपने 2 मोल्स लिए। तो आपकी जो 15th रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड क्रिया। फ्रैंकलैंड क्रिया क्या है बेटा, इसमें RX प्लस जिंक XR डैश, दोनों एल्किल हैलाइड के मोल है, एल्किल ग्रुप है, हैलाइड है। प्रेजेंस किसकी, ड्राई ईथर की। क्या हुआ, RR डैश एंड ZnH2, जिंक हैलाइड निकल गया, जिंक हैलाइड सॉल्ट, और आपको यहां पे एक एल्केन मिल गई।
ये रिएक्शन कही गई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है कि जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइडों की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। क्रिया फ्रैंकलैंड क्रिया कहलाती है। व्हेन 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड आर ट्रीटेड विद जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन वी गेट एल्केन। और ऐसे ही जैसे फिटिंग और वुड फिटिंग में हुआ वो भी यहां भी होगा। मतलब एक एल्किल हैलाइड दूसरा एरिल हैलाइड, तो आपको यहाँ पे एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरीन मिल जाएगा। दोनों एरिल हैलाइड होते तो आपको एरीन मिल जाता। कहने का ये मतलब है सारा कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे सोडियम मेटल की बजाय आपने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। और यहाँ पे 3 कैटेगरी नाम नहीं दिए गए कि वुड्स फिटिंग, अकेला एक नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, है ना। एग्जाम्पल देखिए, CH3Br plus zinc plus BrC2H5. What we get? We get CH3C2H5 plus ZnBr2। जिंक ब्रोमाइड निकल गया, इसको आप लिख सकते हो C3H8। प्रोपेन मिल गई हमको, है ना। ऐसे थोड़ी ना हम लिखेंगे, बस ये तो आपको दिखाया कि भाई देखो रिएक्शन यहां से हो रही है, ये लिखना इजी है हमारे लिए, C3H8 प्रोपेन बनाना। तो ये था बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जैसे मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेटल सीधे पार्टिसिपेट कर रहे हो, बॉन्ड को तोड़ रहे हो, है ना। इसके बाद बात आती है बेटा, कुछ रिएक्शंस हैं इसमें हेलोफॉर्म की रिएक्शन होगी। तो हेलोफॉर्म्स, अच्छा एक और चीज है, जैसे मान लो आप क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा रहे हो किसी बेस के साथ, NaOH KOH के साथ, तो वो SN1 SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 और SN2 मैकेनिज्म, इसको हम लोग अलग से, कल भी मैंने ये बात बताई थी कि SN1 SN2 मैकेनिज्म, एल्डोल एंड कैनिजारो मैकेनिज्म, ये सब जो इंपॉर्टेंट किस्म की मैकेनिज्म है, इनके लिए हम लोग एक स्पेशल क्लास ले लेंगे। एक आपको मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि जैसे मान लो कोई असिमेट्रिकल एल्कीन है, ये मान लो है प्रोपीन 1, इस पर आपको HBr का एडिशन कराना है सनलाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के एब्सेंस में, तो ये मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है ना। तो मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म जो है बेटा, आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके 11th के बच्चों के लिए प्लेलिस्ट होगी हाइड्रोकार्बन करके, वहां पे आप मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ का वीडियो देख लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए होता है। SN1 SN2 आगे आएगा, बाकी की रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद बात आती है हेलोफॉर्म्स की। हेलोफॉर्म क्या होते हैं? जो CH(X3) टाइप के फार्मूले वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे CHCl3, तो ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? हेलोफॉर्म, इसको आप नाम लिखते हो, है ना। जैसे आपने लिखा CHI3, तो ये क्या हो गया? आयोडोफॉर्म। तो इनकी 2 रिएक्शंस आपको जान लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट किस्मी रिएक्शन है। एक तो खुद हेलोफॉर्म बनाने का जो मेथड होता है, मेन मेथड होता है, जिसको आप हेलोफॉर्म रिएक्शन ही बोलते हो। तो एक हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देखना है, और दूसरा एक इनसे रिलेटेड एक रिएक्शन है कार्बिलेमिन रिएक्शन, जब ये एमीन से रिएक्ट करते हैं, या जिसको आप आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हो। ये 2 रिएक्शन हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। तो आपकी 16th रिएक्शन है नेम रिएक्शन के सीक्वेंस में। 16th रिएक्शन है बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया में कोई आप एसिल कंपाउंड लेंगे, जैसे हमने लिया CH3COR, एसिल कंपाउंड लिया, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट लिया, जैसे मान लो CH2HCOR ले लेते हैं, या CHX2COR ले लेते हैं, या CH3, मतलब यहां तीनों हेलोजन एटम ही रहते हैं। इसको जब हम हेलोजन के साथ
किसी बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मिलेगा CHX3, साथ में यहाँ का 3Na चला गया 3X के साथ, 3NaX बन गया, फिर यहाँ 3OH 3H के साथ जाएंगे 3H2O बन जाएंगे और एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा RCOONA, RCOONA। ये जो कंपाउंड बना इसी को आप बोलते हो हैलोफॉर्म और रिएक्शन कही जाती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो पूछा गया हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, किसी एसिल यौगिक या इसके व्युत्पन्न को क्षारक की उपस्थिति में हैलोजन के साथ गर्म किए जाने पर CHX3 सूत्र वाले यौगिक बनते हैं जिन्हें हैलोफॉर्म नाम दिया जाता है। अभिक्रिया हैलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। When an acyl compound or its derivative is treated with a halogen in presence of a base, then compound with molecular formula CHX3 are formed, which are known as haloform, and reaction is known as haloform reaction, like that। तो चलो देखते हैं बेटा, हमने लिया CH3 CO CH3, मान लो हमने कीटोन ले लिया एसीटोन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं 3Cl2 4KOH NaOH। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहाँ सोडियम ही लीजिए, आप KOH, आप कास्टिक सोडा लेने की बजाय कास्टिक पोटास ले लो, आपको बेस लेना है ना। क्या हुआ, हीट किया तो यहाँ क्लोरीन है तो आपको CHCl3 मिल गया, 3NaCl प्लस 3H2O एंड 1 मोल ऑफ CH3 COONA। जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट था यहाँ पे एसीटेट सॉल्ट मिल गया, क्योंकि यहाँ पर CH3 था, यहाँ C2H5 होता तो यहाँ आपको C2H5 मिलने वाला होता। तो ये हो गई हैलोफॉर्म रिएक्शन, आपको यहाँ पे क्लोरोफॉर्म मिल गई है ना। आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है COCl2। एक रिएक्शन आपको एसिटिलीन में मैंने क्लोरोफॉर्म की बताई थी, यहाँ फर्दर डिस्कस कर दे रहा हूं कि अगर आप CHCl3 लेते हो और इसको सिल्वर डस्ट के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलता है C2H2 एंड 6AgCl, ठीक है, 2 मोल्स। अब ये C2H2 का क्यों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लोरोफॉर्म है, सिल्वर डस्ट से रिएक्ट किया, एसिटिलीन बना, और एसिटिलीन को अगर आप एसिटिलीन को कॉपर, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से 300 डिग्री सेल्सियस पे गुजारते हो, पास करते हो, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है C6H6 में। अब ये रिएक्शन एक ब्रिज बन जाता है एलिफैटिक और एरोमेटिक के बीच में। जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ओपन चेन कंपाउंड में आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराओ सिल्वर के साथ, आपको एसिटिलीन मिल गई, और इस एसिटिलीन को जब आप पॉलीमराइज करा दिए, ट्राइमर बना रहा है, 3 मोल्स इसके मिल रहे हैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बेंजीन बना लिया, तो आप पहुंच गए किस में, एलिफैटिक से एरोमेटिक में पहुंच गए। ये कहानी है बेटा। तो ये हैलोफॉर्म बनाने का ये इतना था हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये एडिशनल बात थी बेटा, है ना, जो आपने 11th के सेक्शन में पढ़ा था। इसके बाद बात आती है हैलोफॉर्म की एक रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अनसॉल्ट देखते हैं ना, आप लोग अनसॉल्ट देखो बेटा, सबसे जरूरी चीज है अनसॉल्ट देखना। इस वक्त आपको अनसॉल्ट फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं जो कुछ भी बता रहा हूं, तो मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूँ, मैं प्लान जो भी सेट करता हूँ वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक वजह ये होती होगी कि मैं देखता हूँ भाई पेपर में क्या चीजें आ रही है, क्या ट्रेंड है। नहीं तो बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है बेटा, केमिस्ट्री बहुत सारी है, हम लोग तो एक टुकड़ा भी उसका पढ़ने वाला नहीं है, छोटा सा फ्रैक्शन पढ़ने वाले हम लोग, है ना। हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे ट्रेंड पर सेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे हो जाए उससे, तभी इस साल का भी क्वेश्चन होगा, है ना। देखो 17th रिएक्शन है बेटा आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है बेटा, इसी को हम नाम देते हैं आइसो
साइनाइड टेस्ट, आइसो साइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो देखिए ये रिएक्शन फर्दर आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, उनमें भी मिलने वाला है ना। तो बहरहाल अभी यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि आप कोई प्राइमरी एमीन लेते हो, 1 डिग्री एमीन लेते हो, जैसे मान लो हमने C2H5NH2 ले लिया, इसको हम जब हेलोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे CH-Cl3 के साथ बेस के प्रेजेंस में, जैसे 3NaOH या 3KOH के प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो होता क्या है, ये जो 1 डिग्री एमीन है, जैसे ये क्या है, एथिल एमीन है। 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन केवल एक एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है। तो ये बदल जाता है बेटा C2H5NC, एक एथिल एमीन था और ये क्या बन गया, एथिल आइसो साइनाइड में बदल गया। और क्या बना, यहां 3Na चला गया 3Cl के साथ, 3NaCl, और बाकी एक H, 2H एंड 3H एंड 3OH, 3H2O। देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, Na गया Cl के साथ, NaCl, 3NaCl, यहां का H, ये H2, ये H और ये OH, 3H2O, बाकी एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये 1 डिग्री एमीन को जब आपने हेलोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराया, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको एथिल आइसोसाइनाइड मिला। इसकी स्मेल एक बैड स्मेल होती है। जितने भी आइसोसाइनाइड्स हैं दुनिया में, जितने भी आइसोसाइनाइड्स, उनकी एक दुर्गंध होती है, बैड स्मेल होती है, बैड ऑडर होता है। और इस ढंग से ये 1 डिग्री एमीन की प्रेजेंस को प्रूफ करता है, एविडेंस देता है। मतलब ये रिएक्शन केवल 1 डिग्री एमीन दे सकती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जब देंगी तो आइसोसाइनाइड बनेगा, और आइसोसाइनाइड बनेगा तो उसकी बैड स्मेल होगी। तो ये रिएक्शन जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है, या जिसको आप आइसोसाइनाइड टेस्ट कर रहे हो, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 1 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के काम में आता है। मतलब प्राथमिक एमीन को द्वितीयक और तृतीयक एमीन से विभेद उत्पन्न करने के लिए इस अभिक्रिया का यूज किया जाता है। मीन्स व्हेन a 1 degree amine is treated with a haloform in presence of a base, then a bad smelling substance isocyanide is formed, so it confirms the presence of 1 degree amine and the test is known as isocyanide test. जब हम एक प्राथमिक एमीन को किसी हेलोफॉर्म के साथ क्षारक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एक अति दुर्गंध वाला पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जो कि प्राथमिक एमीन की उपस्थिति को पुष्ट करता है। अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन क्यों कह रहे हैं, एमीन NH2 होती है, अब H2 की जगह पे कार्बन आ गया, मतलब कार्बन वाली एमीन, कार्बिल एमीन। ठीक है, तो ये चीज ऐसे ही देखो, एनिलीन की भी रिएक्शन आपसे कहा गया, एनिलीन से बनाओ एक फेनिल आइसोसाइनाइड, हाउ विल यू कन्वर्ट भी तो पूछा जा सकता है। जैसे ये रिएक्शन आपसे जर्ने की कार्बिल एमीन रिएक्शन नाम से ही पूछे, आपसे पूछ सकता है कि भाई कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एथिल आइसोसाइनाइड, हाउ विल यू कन्वर्ट एथिल एमीन इनटू एथिल आइसोसाइनाइड, तो भी आप ऐसे ही फॉलो करोगे। तो ऐसी ही रिएक्शन एक एनिलीन की हो सकती है बच्चों, ये एनिलीन रहा, इसको हमने क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया NaOH के प्रेजेंस में, तो ये NH2 ग्रुप जो है किसमें कन्वर्ट हुआ, NC में। NH2 कन्वर्ट हुआ किसमें, NC ग्रुप में। एमीन ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आइसोसाइनाइड ग्रुप में। तो ये NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2O, ये क्या था, एनिलीन या एमिनोबेंजीन। इनका नाम क्या होता है, एमिनोबेंजीन या फिर एनिलीन, है ना। और ये क्या है, फेनिल आइसो
साइनाइड, इसकी भी बैड स्मेल होगी। अब ये 1 डिग्री एमीन है तो हमें पता चल गया ये 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसने आइसोसाइनाइड बनाया। तो ये थी कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो हेलोफॉर्म की एक रिएक्शन थी, ये खत्म हो गई बेटा। अब हम लोग जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। और इससे ना सिर्फ आप हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ने जा रहे हैं, अभी तुरंत की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि जितने भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, आप एरोमेटिक कंपाउंड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं 12th के सिलेबस में। तो जैसे आपने क्लोरोबेंजीन उठा लिया या ब्रोमोबेंजीन, मतलब एक हेलोबेंजीन आप समझ लो। फिर आप अल्कोहल फिनॉल में पढ़ेंगे OH, फिनॉल आपने पढ़ा। फिर जब आप एल्डिहाइड में जाएंगे तो आपने CHO पढ़ा, COOH पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन हो गई एक तरह से आपकी, है ना। फिर आप पढ़ेंगे एसिटोफिनोल। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग में आप आएंगे तो NO2, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कुछ इस तरह से हैं इतने कंपाउंड्स आपके सिलेबस में एरोमेटिक टाइप वाले। बेंजामाइड भी हो गया इसी में, CONH2। तो चलो इनकी बात तो छोड़ दो, इधर से तो रिएक्शंस कम आने हैं, लेकिन ये फिनॉल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब की रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती हैं। और इनमें जो एक सेक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब क्या? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसमें 5 किस्म की क्रियाएं हैं जो पूछी जाती हैं। आप अपना पेपर देखोगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रोकरण कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, सल्फोनीकरण कराते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण कराते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण कराते हैं, है ना। तो इस तरह से, और खुद हैलोजनीकरण कराते हैं, हैलोजिनेशन कराते हैं। 5 कैटेगरी की हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, 5 कैटेगरी की हैं। और इनके लिए है एक ट्रिक, आपको सबके लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है। मतलब आपको क्लोरोबेंजीन का नाइट्रोकरण कराना है, फिनॉल का नाइट्रोकरण कराना है, एस्टल्डिहाइड का नाइट्रोकरण कराना है, बेंजल्डिहाइड का नाइट्रोकरण कराना है, बेंजोइक एसिड का नाइट्रोकरण कराना है। तो सबके लिए आपको अलग अलग तरीका नहीं अपनाना है बेटा, आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, अभी हम सिखा रहे हैं उसको, और उसी से आप जितने कंपाउंड लिखे थे मल्टीप्लाइड बाई 5, इतनी रिएक्शन आप आज अभी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर सीख लेंगे, है ना। जैसे कौन कौन सी रिएक्शन होती है? 5 रिएक्शंस हैं बेटा ये। पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। दूसरी क्रिया है बेटा सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। तीसरी क्रिया है नाइट्रेशन, नाइट्रोकरण। चौथी क्रिया है एल्कलीकरण, लेकिन जो एल्कलीकरण है उसका नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और 5th कैटेगरी जो है बेटा वो है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। और ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी, इसमें भी। आपको बस समझना यह है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल, इन 5 रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल है क्या। और फिर जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां जाएगा। जैसे मान लो एक क्लोरोबेंजीन है, आप जानते हो कि इसके ठीक बगल वाली जो दोनों पोजीशन होती हैं वो ऑर्थो होती हैं। एक गैप करके ये जो दोनों पोजीशन है ये मेटा है, ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई। और ठीक सामने वाली जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, पैरा होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो भी आता है, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, फिनॉल हो, किसी की भी बात करो, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो ऑर्थो पैरा पे जाए या फिर मेटा पर जाए। आपको बस यही समझना है कि कौन सा कंपाउंड आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर बैठाएगा और कौन सा कंपाउंड आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर बैठाएगा। अब रही बात कि ये रटना नहीं है आपको, है ना, इसके लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं बेटा। मैं क्या बता रहा हूं, मतलब एक 2 लोग मिलके बताया था इसको, एक रूल है बेटा, ये हेमिक-इलिंगवर्थ रूल। पहले भी मैं चैनल पर एक टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं 11th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों को भी मैंने शामिल किया था। अगर आपने तब नहीं देखा था तो अभी देख लें। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की जो डायरेक्शन होगी वो कहां अप्रोच करेगा, ये डिपेंड करता है कि ग्रुप पे बेंजीन रिंग का मालिक कौन है, की ग्रुप कौन है ना। तो आप पढ़ने जा रहे हैं हेमिक-इलिंगवर्थ रूल, हेमिक-इलिंगवर्थ रूल, है ना। अब आप समझिए इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है ऐसे, यहां केवल एक एटम है जो इस रिंग पर बैठा हुआ है, वो एक एटम, मान लो ये भी ना रहे और इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल कोई भी आ रहा हो E+, तो यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहीं लगाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यहां कोई ग्रुप है तो इसके जाने की पोजीशन आपको समझनी होगी। तो जैसे यहां पे कोई ग्रुप अकेला एक एटम वाला मोनो एटमिक ग्रुप है, एक परमाणु समूह है अगर कोई, तो ये ऑर्थो और पैरा पर भेज देगा। मतलब जो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये ए है, इसके एक बार ऑर्थो पे इसको जोड़ दोगे आप और एक बार पैरा पर जोड़ दोगे। मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन आपने बनाया था ना ऐसे, ये हमने क्लोरोबेंजीन बनाया। तो देखो यहां इकलौता एक एटम है, तो ये एटम, अब मान लो क्लोरीनेशन ही कराना है इसका, तो क्लोरीन आएगा, तो एक बार यहां एक बार यहां, ऑर्थो पर पैरा पे, मेटा पे नहीं जाने वाला। और इसके पीछे वजह होती है मेसोमेरिक इफेक्ट, कि चार्जेस कहां आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये रटने वाली बात नहीं है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अब उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको इसको समझना होगा, अगर आपके पास वक्त आपको लग रहा है, तो आप जाके मेसोमेरिक इफेक्ट देखिएगा, पढ़ाया हुआ है मैंने, आपको बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पे एक एटम ना हो के एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, मोर देन 1 एटम प्रेजेंट होते हैं की ग्रुप में, इसको आप बोलते हो की ग्रुप। की ग्रुप मतलब इस रिंग की पहचान हमें बन गया है। जैसे एक क्लोरोबेंजीन क्यों हुआ, इस क्लोरीन की वजह से, ठीक। की ग्रुप में मान लो यहां ए बी है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो हमें ऑर्थो पैरा पे भेजे या मेटा पर भेजे, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि ये ए और बी की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, किसकी कम है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तब ये भेजेगा ऑर्थो और पैरा पर। कहां भेजेगा, ऑर्थो एंड पैरा, मींस ए बी है, यहां पे ई आ गया, ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये मिल गया आपको पैरा प्रोडक्ट, ठीक है।
जैसे मान लो टॉलुइन था या फिनॉल था, फिनॉल की रिएक्शन जब आप कराएंगे OH, तो आप जान रहे हो ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो ग्रुप से बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, डायरेक्ट कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये OH ग्रुप कहां डायरेक्ट करने वाला ग्रुप हो गया, आर्थो एंड पैरा पर। लेकिन अगर ऐसा होता कि A B है, यहां इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, लेकिन अब की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की कम हो B से, जैसे बेंजल्डिहाइड है बेटा, बेंजल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CHO, तो आप देखो कार्बन से कम है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाइड्रोजन की बात नहीं, कार्बन से ज्यादा वाला है कि नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा है कार्बन, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये उठा के कहां भेज देगा, मेटा पर, आर्थो पैरा डायरेक्टिव नहीं, कहां भेजेंगे, मेटा पर भेज देंगे, तो ये AB है और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब बेंजल्डिहाइड की जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो कहां भेजना रहेगा, मेटा डायरेक्शन पर भेजना रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि हेमी-किलिंगवर्थ रूल में अगर एक इकलौता एटम यहां पे है, सिंगल एटम है, तो ये हमेशा ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। दो एटम वाले ग्रुप है, डायरेक्ट जुड़ने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो ऑर्थो पैरा पे, डायरेक्ट जुड़ने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बगल वालों से कम है तो ये कहां पर, मेटा पोजीशन पर, बस हो गया। अब आपको जो 5 इलेक्ट्रोफिलिक, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप समझ नहीं सकते कि इससे आप कितनी रिएक्शन करने वाले हैं, है ना। तो इसके बाद क्या है कि आपको क्लोरोबेंजीन ही एग्जांपल लेके मैं बता दे रहा हूं, नाइट्रेशन कैसे कराते हैं, सल्फोनेशन कैसे कराते हैं, हेलोजिनेशन कैसे कराते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे कराते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे कराते हैं, और फिर आप फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, इन सब का आप करा ले जाएंगे। क्यों, बस आपको पता ही तो करना है कहां चिपकाना है ग्रुप को, बात खत्म। तो चलो आ जाओ, हम लोग बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन, उसी के लिए तो इतना कुछ किया हम लोगों ने। तो हम लोगों की का अगला टॉपिक है मींस 17 रिएक्शन आपने देखे हैं, 18th रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, या सीधे लिख लो क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, देखो होता क्या है बेटा, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन जब भी कराना है आपको, यहां क्लोरीन है, Cl2 दिया आपने, किसके प्रेजेंस में, Fe या फिर FeCl3 के प्रेजेंस में कैटलिस्ट रहेगा, और डार्क में, अंधेरे में क्रिया करानी है, ठीक है। सनलाइट रहेगा तो ये सब रिंग भर देगा, है ना। तो क्या होता है, यहां बॉन्ड टूटता है, देखो ऐसे, और ये H है, तो ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये Cl+ और ये Cl- बनेगा। आपको क्या लगता है इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये है क्लोराइड और ये है क्लोरीनियम आयन, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जब आप क्लोरीनेशन कराते हो या ब्रोमिनेशन कराते हो या यूं कहो हेलोजिनेशन कराते हो, तो आपको हेलोनियम आयन मिलता है, जैसे यहां पे क्या मिला, क्लोरीनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, क्लोरीनियम आयन, ठीक है। और ये Cl- कहां चला जाएगा, आप समझिए, ये H+ अपना चार्ज यहां छोड़ेगा, या ये पैरा वाला H+ अपना चार्ज छोड़ेगा, और ये H जाएगा इस Cl- के साथ, ठीक है। तो यहां आपने देखा HCl निकल गया, और आपने जाना है कि क्लोरोबेंजीन कहां डायरेक्ट करता है,
आर्थो और पैरा पर डायरेक्ट करता है। तो ये एक बार आर्थो प्रोडक्ट बना दो और एक बार पैरा प्रोडक्ट बना दो। ये नाम क्या हो गया इसका, जैसे नाम आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये हो गया क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन आपने समझ लिया। ऐसे ही ब्रोमोबेंजीन का भी करा सकते हैं या क्लोरोबेंजीन का ब्रोमिनेशन भी आप करा सकते हो, है ना। तो ये आपका पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। आपसे हिंदी में बड़ा टफ नाम मैंने देखा, यूपी बोर्ड में पूछ दिया था, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, या इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक मतलब क्या, लविंग। तो नाम कुछ भी पूछे आप इस तरीके से कर ले जाएंगे, है ना। फिर क्या है 19 सल्फोनेशन हम कराते हैं। 19th रिएक्शन है हमारे नेम रिएक्शन की सीरीज में, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। क्या है भाई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली क्लोरोबेंजीन यहां आपने लिया, सल्फोनेशन कराते वक्त आप H2SO4 लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं OHSO3H, बोलो किसी को कोई दिक्कत। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, सांद्र है, इसको आपने हीट किया थोड़ा सा, ये देखो OH यहां से माइनस जाएगा, SO3H प्लस हुआ, जो पॉजिटिव है वही इलेक्ट्रोफाइल है, वही अटैक करने वाला है। और कहां करने वाला है अटैक, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर, काम खत्म। यहां से H जाएगा इस OH के साथ, या एक बार पैरा से जाएगा, तो ये H2O निकल गया। एक बार आर्थो प्रोडक्ट बना दो, यहां क्लोरीन रहा, ये SO3H प्लस क्लोरीन रहा SO3H। अब एक चीज समझो, आपको क्लोरोबेंजीन का नहीं बल्कि फिनॉल का कराना होता, तो फिनॉल तो यहां OH रहता, फिनॉल भी तो आर्थो पैरा पे भेजता है। बेंजल्डिहाइड का कराना होता तो बेंजल्डिहाइड में यहां CHO रहता, लेकिन वो आर्थो पैरा पे नहीं भेजता बल्कि कहां भेजता, मेटा पर भेजता। आप हैमिक-इलिंगवर्थ रूल फॉलो करो, बस काम खत्म, है ना। क्या हो गया बेटा, नाम क्या हो गया। अब ये आर्थो सल्फोक्लोरोबेंजीन नहीं, अब ये प्रायर ग्रुप है, सल्फो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। क्लोरीन जो है लेस प्रायर है, इसको कम वरीयता दी गई है, तो ये नाम हो गया बेटा आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया सल्फोनेशन, भी काम खत्म हो गया। इसके बाद बात आती है, और ये सब आप अनसॉल्व जब उठाएंगे बाबू ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपने पढ़ डाला, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी हैं। पिछले दो, इस वीडियो और पिछली वीडियो मिला करके आपने कितने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, आप तब महसूस कर पाओगे जब आप अपना अनसॉल्व उठाओगे, है ना। फिर है आपकी 20th रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रोकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रोकरण। बहुत इजी सी रिएक्शन है ये भी। इसमें क्या है, हाँ एक चीज गौर करना है कि आप एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन हैमिक-इलिंगवर्थ रूल से ना कराएंगे, बाकी सबका करा सकते हो, क्योंकि वो HNO3 जो है एनिलीन को नाइट्रो में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। तो वहां हम बताएंगे उसको एसाइलेशन करा के प्रिवेंट किया जाता है पहले ग्रुप को, ठीक है। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रेशन कराना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, सांद्र HNO3 से हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो HNO3 को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, OHNO2 लिख सकते हैं ना। फिर वही बात, हाइड्रोजन अपना चार्ज यहां देगा, ये OH, H प्लस है OH माइनस है, चले गए ये दोनों साथ में। यहां प्रेजेंस रहती है बेटा
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हीट कर दो थोड़ा, अबाउट 60 डिग्री के आसपास हीट किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ, H2O निकला, एक बार आर्थो से एक बार पैरा से, बात खत्म। ClNO2 ClNO2 और H2O निकल गया, नाम क्या हो गया, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, काम खत्म। और लास्ट टू रिएक्शन आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, बस देखनी है, काम खत्म हो जाएगा। हेमी-किलिंगवर्थ रूल तैयार है तो एकदम इजी वे में आप करते जाइए रिएक्शन। 21 फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, इसमें क्या होता है बेटा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण का मतलब आप पहले समझ लो, कोई भी मटेरियल लेंगे, कोई कंपाउंड लेंगे आप, एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन आप किसी एल्किल हैलाइड से RX से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस लुईस एसिड, एनहाइड्रस लुईस एसिड, हिंदी वाले निर्जल AlCl3 या निर्जल लुईस अम्ल की उपस्थिति में। जैसे जरूरी नहीं कि आप AlCl3 ही लें, ZnCl2 FeCl3 FeCl2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, होगा क्या, ये X माइनस हो जाएगा, R प्लस हो जाएगा, और R प्लस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके चिपकेगा, आर्थो पे या फिर पैरा पे। अगर एक क्लोरोबेंजीन है तब, फिनॉल होता तब भी आर्थो पैरा, बेंजोइक एसिड होता तो मेटा पे आता, आर्थो पैरा पे नहीं जाता, है ना। तो इस तरह से ये Cl यहां R, Cl पैरा पे R और HX निकल गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहां पे क्लोरीन है, हमने लिया CH3Cl, मेथिल क्लोराइड ले लिया, उपस्थिति किसकी, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस ले लिया हमने, बॉन्ड यहां टूटा, ये मेथिल यहां लाके चिपका दिए, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, Cl एक बार यहां CH3 लगाया, Cl एक बार पैरा पर CH3 लगाया और ये HCl निकाल दिया, नाम क्या होगा। अब ये क्लोरीन हटा दो, या तो इसका नाम लिखो आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, या अगर इसको आप टॉलुइन मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, आर्थोक्लोरोटॉलुइन भी हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया पैराक्लोरोटॉलुइन। तो आपसे पूछ दिया क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे आर्थोक्लोरोटॉलुइन, हाउ विल यू फॉर्म आर्थोक्लोरोटॉलुइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देंगे। और ऐसे ही बस एक और है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें एसिल, यहां पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, एल्किल ग्रुप, तो ये एल्काइलेशन हो गया, एसिल ग्रुप अटैच करेंगे, एसिल ग्रुप अगर आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में तो एसाइलेशन हो जाता है बस। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन देखेंगे, अगली रिएक्शन 22 फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, इसमें क्या है, कोई मटेरियल जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन ही ले लेते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन करा रहे मान लो, तो इसमें आप एसिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो, RCOCl, आपने दिया RCOX दिया, RCO ग्रुप क्या कहलाता है, एसिल ग्रुप कहलाता है, ये एसिल हैलाइड है, तो एसिल हैलाइड से प्रेजेंस वही एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस लुईस एसिड, एनहाइड्रस मतलब निर्जल। ठीक है, क्या होगा, यहां से X बॉन्ड और यहां का H, आर्थो या पैरा दोनों का HX बाहर निकल जाएगा, बना क्या
Cl और यहां मिला COR, एसिल, एसिल सब्स्टिट्यूटेड है, क्लोरीन, यहां COR हो गया बस। आर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, Cl H, यहां बॉन्ड टूटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों। आप पेपर देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब आपको समझ में आएगा। ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिल ग्रुप का नाम है, और ये एसिटिल CH3 आ गया तो ये कंपाउंड हो गया, ये एसिटिल क्लोराइड स्पेसिफिक नेम हो गया। अभी आपने एनहाइड्रस AlCl3 दिया, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर CH3CO चिपका देना हम लोगों को। तो ये हो गया बच्चों Cl COCH3 प्लस Cl COCH3 प्लस HCl, नाम क्या होगा? अब देखो ये प्रायर ग्रुप है, वरीयता इसको देनी है, क्लोरीन साइड में चले गए, नाम हो गया आर्थोक्लोरो। अब आप इसका नाम जानते होंगे, ये एसिटोफिनोन है। क्या है? एसिटोफिनोन, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या हो गया? पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये बेटा मजेदार एक टॉपिक ये भी था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हमें लग रहा है SN1 SN2 छोड़ दिया जाए, अगर छोड़े हुए हम जिसको, तो आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन की अब मार्कोनिकाफ एंटी मार्कोनिकाफ आपको 11th वाले वीडियो से जरूर देख लेना है, ठीक है। आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन निपटा लिया, और साथ में आपने फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है उसके 5 रिएक्शंस मींस हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी पढ़ डाला लगे हाथ आपने। अब आपके बहुत सारे रिएक्शन आप इससे कट जाएंगे। अगर आपने नहीं ऐसा समझा होगा तो इसको थोड़ा आप गौर से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे इसको, और आप पाएंगे कि आपने बहुत सारे रिएक्शंस कवर कर लिए इन्हीं 2 वीडियोस में, कल की वीडियो और आज की एक वीडियो में। तो बच्चों एकदम बिना रुके बिना थके आप लोग खूब मेहनत करिए। और परेशानियां आती हैं एक बोर्ड स्टूडेंट के लिए, तो एक बात हमेशा याद रखना और अपने आप से खुद से ये बात बोलना बच्चों, कि थककर हार नहीं सकता मैं, मुझको श्रम का मूल्य पता है, बढ़ने की इच्छा कर ही देगी हर मुश्किल को व्यर्थ पता है, मेरी हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है, निश्चित मानो भाग्य विधाता को मेरा सामर्थ्य पता है। ईश्वर ने अगर आपके जीवन में संघर्ष दिया है बच्चों, तो भरोसा मानो कि ईश्वर ने आपको, ऊपर वाले ने आप पे भरोसा किया है कि ये काम आप कर सकते हो, इसीलिए उसने आपके रास्ते में कठिनाइयां डाली हैं। तो आप उठ खड़े होइए और लड़िए अपनी परिस्थितियों से और इतिहास बनाइए बच्चों। मैं आपके साथ हूं, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही खूब पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, एक एक मिनट अपना यूटिलाइज करिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।